नमस्कार, कैसे आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय कोशिका संरचना एवं कार्य में भाग 6 पढ़ा। भाग 6 में आपने पश्माविका कशाभिका की संरचना के बारे में जाना, आपने तारक काय तारक केंद्र की संरचना के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक, जो कि है इस अध्याय का आखिरी टॉपिक। केंद्रक की संरचना को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। केंद्रक में क्या पाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक में जो डीएनए होता है उससे गुणसूत्र बनता है, गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है, ये सभी बातें हम इस भाग के अंतर्गत हम समझेंगे। तो आपका टॉपिक है आज का, वो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। भाग 1 में ही मैंने बताया था कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो भाग 1 में ही आपको बताया गया था न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। दूसरी बात आती है कब किया था, 1831 के पहले ही कर दिया था। बाद में इसके बाद जो साइंटिस्ट आए फ्लेमिंग ने केंद्रक में पाए जाने वाले वो पदार्थ जो क्षारीय रंग से अभिरंजित होते हैं उन्हें उन्होंने क्रोमैटिन नाम दिया। अगर हम देखें एक कोशिका में केंद्रक कहाँ पाया जाता है, इसके नाम से ही लगता है केंद्रक यानी केंद्र में पाया जाता है। तो सामान्यतः ये केंद्रक केंद्र में ही पाया जाता है, केंद्रक। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक के अंदर वो पदार्थ जो क्षारीय रंग से अभिरंजित होते हैं उसे क्रोमैटिन कहा जाता है। अगर आप इसके बीचों बीच देखोगे तो इसमें एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं जिसे हम केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस कहते हैं या न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोप्रोटीन के बने तंतु पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। फ्लेमिंग ने इसी की खोज की थी, क्रोमैटिन की। यानी फ्लेमिंग ने बताया कि वो पदार्थ केंद्र में पाया जाने वाला पदार्थ जो क्षारीय रंग से अभिरंजित होता है क्रोमैटिन कहलाता है। केंद्रक दोहरे आवरण वाला कोशिकांग है, इसको भी ध्यान रखना। दोहरी आवरण होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है केंद्रक में। केंद्रक के आवरण के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये हम समझ लें कि अगर आपसे कोई कहे कि केंद्रक की किस अवस्था में आप कोशिका की किस अवस्था में आप केंद्रक का अध्ययन करोगे सूक्ष्मदर्शी में, तो आप इससे आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में। कोशिका अपना एक चक्र होता है, उसको दो भागों में बांटते हैं, अंतरावस्था और एम्प्रावस्था। अंतरावस्था जिसे इंटरफेज कहते हैं और एम्प्रावस्था। अंतरावस्था में G1S G2 फेज आता है। अंतरावस्था में केंद्रक विभाजित नहीं होता है, उसमें सिर्फ कोशिका वृद्धि कर रही होती है। तो अंतरावस्था एक ऐसा समय है जिसमें हम केंद्रक का अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्रक उस समय अत्यधिक फैली हुई होती है, उसमें विस्तृत न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए क्रोमैटिन दिखाई देंगे, एक या एक से अधिक गोलाकार संरचना दिखाई देगी जिसे हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये सभी आपको वहां पर विस्तृत रूप से दिखाई देंगे। तो केंद्रक की आप किस समय अध्ययन करेंगे? अंत्यावस्था में, इंटरफेज में। क्यों करेंगे? क्योंकि इंटरफेज में केंद्रक विभाजित नहीं हो रहा होता है और उस समय केंद्रक अत्यधिक फैला हुआ होता है, जिसमें हमें स्पष्ट रूप से विस्तृत कि न्यूक्लियोप्रोटीन यानी केंद्रकीय प्रोटीन का जाल दिखाई देता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। एक या एक से अधिक आपको गोलाकार संरचनाएं दिखाई देंगी जिसे हम केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस कहते हैं। बात करें अगर हम इनके आवरण की, तो इनमें दो आवरण होते हैं। एक होता है बाहरी आवरण, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है आंतरिक आवरण या भीतरी आवरण जिसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनके आवरण के बीच में जो खाली स्थान होता है, ये पूरा स्थान, इस स्थान को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रक के बाहरी और भीतरी आवरण के बीच पाए जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो इस स्थान को कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस यानी परिकेंद्रकीय अवकाश। परिकेंद्रकीय अवकाश। जितना बता रहे सब रट्टा मारते चलिए, दिमाग में एकदम नोट करते चलिए, यही सब पूछे जाते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस किसे कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्लियर हुआ बातें? अगर हम इनमें देखें इनके आवरणों को, तो इनके आवरण में आपको जगह जगह छिद्र नजर आएगा। छिद्र, ये छिद्र क्या कहलाते हैं और किसके बने होते हैं? तो ये छिद्र कहलाते हैं केंद्रक छिद्र। ये सभी छिद्र क्या कहलाते हैं? केंद्रक छिद्र कहलाते हैं।
यानी न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। अभी इसको सब 3D फिगर में आपको दिखा देंगे, फिलहाल अभी आप यहीं से पढ़िए। न्यूक्लियर पोर यानी केंद्रक छिद्र कहते हैं। किसके बने होते हैं केंद्रक छिद्र? तो केंद्रक छिद्र बाहरी और आंतरिक आवरण से ही बने होते हैं। बाहरी और आंतरिक आवरण यानी मान लो ये केंद्रक है तो ये आंतरिक आवरण है, ये बाहरी आवरण है, तो इन्हीं में से ऐसे बने होते हैं। ये जो आप छिद्र देख रहे हो ना, ये छिद्र देख रहे हो, ये छिद्र, ये छिद्र, ये सब केंद्रक छिद्र होते हैं, जो किससे बने होते हैं? बाहरी और आंतरिक आवरण से ही मिलकर बने होते हैं। केंद्रक छिद्र का काम क्या है? तो देखो, अच्छा एक बात और जान लो पहले, केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर जो पाया जाने वाला द्रव है उसे केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कोशिका में ये पाया जाने वाला जो द्रव है इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, है ना। वैसे केंद्रक में पाया जाने वाला जो द्रव है उसे केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये केंद्रक छिद्रों का काम क्या होता है? तो केंद्रक छिद्रों का काम होता है कि मान लो यहाँ पर आरएनए है, तो ये आरएनए इन्हीं केंद्रक छिद्रों से बाहर निकलकर कोशिका द्रव में आते हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन इन्हीं केंद्रक छिद्रों से यहाँ पर केंद्रक के अंदर आते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये जो आवरण है केंद्रक आवरण, वो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव्य को अलग करती है। केंद्रक छिद्र क्या करता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन के लिए रास्ता प्रदान करता है। बस आपने समझा कि बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच खाली स्थान होता है जिसे परिकेंद्रीय अवकाश पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये कितनी मोटाई की हो सकती है? तो ये हो सकती है 10 से 50 नैनोमीटर की। और बात करें अगर हम इसकी बाहरी झिल्ली की, तो केंद्रक का बाहरी झिल्ली आपने देखा है, केंद्रक का बाहरी झिल्ली किससे जुड़ा होता है? अंतःप्रदव्यी जालिका से, क्योंकि अंतःप्रदव्यी जालिका एकदम केंद्रक से सटी हुई पाई जाती है ना, तो वो केंद्रक से सटी होती है तो कहाँ पाई जाती है? बाहरी झिल्ली से ही सटी होती है। तो केंद्रक का जो बाहरी झिल्ली होता है वो अंतःप्रदव्यी जालिका से सटा हुआ होता है। सामान्यतः अगर देखें तो एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक होता है। उदाहरण, तो उदाहरण है अस्थिशोषक कोशिकाएं, ऑस्टियोक्लास्ट, यकृत कोशिकाएं यानी हिपैटोसाइट, कंकाली पेशी कोशिका यानी स्केलेटल मसल सेल, इन सभी में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। इस वजह से इन कोशिकाओं को बहुकेंद्रकीय कोशिका मल्टीन्यूक्लिएट सेल कहते हैं। तो पहले इसको आप लिख लो और इसको याद भी करते चलो। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, एक से अधिक केंद्रक। तो ऐसी कोशिका जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुकेंद्रकीय कोशिका, बहुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? तो उदाहरण है अस्थिशोषक कोशिका, अस्थिशोषक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट, यकृत कोशिका यानी जिसे हिपैटोसाइट कहते हैं, और कंकाली पेशी कोशिका, कंकाली पेशी कोशिका जिसे स्केलेटल मसल सेल कहते हैं। ये सब ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट तो है भैया ये। कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता, जैसे स्तनधारी में, लेकिन ये जो कोशिकाएं होती हैं वो परिपक्व होती हैं। कुछ ऐसी परिपक्व कोशिका होती है, परिपक्व मतलब मैच्योर्ड, एकदम अंतिम अवस्था में चल रही होती है। तो परिपक्व स्तनधारी में मतलब स्तनधारियों में कुछ ऐसी परिपक्व कोशिकाएं हैं जैसे एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट आरबीसी जिसे कहते हैं, आरबीसी। इनमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरा, अगर हम बात करें संवहनी पादपों की यानी वैस्कुलर प्लांट की, संवहनी पादप की, तो संवहनी पादपों में वैस्कुलर प्लांट में एक कोशिका होती है जिसका नाम है चालनी नलिका कोशिका, चालनी नलिका कोशिका यानी सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल। इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता,
याद करिए तुरंत। वो कोशिका जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं क्या कहते हैं? बहुकेंद्रकी कोशिका। एग्जाम्पल अस्थि शोषक, ऑस्टियोक्लास्ट, यकृत कोशिका, हेपेटोसाइट और कंकाली पेशी कोशिका, स्केलेटल मसल सेल। वो कोशिका जिसमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता। परिपक्व आरबीसी में नहीं पाया जाता, परिपक्व चालनीय नलिका कोशिका में नहीं पाया जाता। अब बात करें अगर हम केंद्रिका की, न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस झिल्ली रहित संरचना होती है जो कोई केंद्रक में एक या एक से अधिक पाई जा सकती है। इनका जो द्रव्य होता है, इनके अंदर का द्रव्य वो केंद्रक द्रव्य के सतत संपर्क में रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इनके बारे में कि जो केंद्रिकाएं हैं वे किसके लिए प्रमुख स्थल हैं? तो वो हैं सक्रिय राइबोसोमल आरएनए के निर्माण का, राइबोसोमल आरएनए निर्माण का प्रमुख स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रिका सक्रिय राइबोसोमल आरएनए, कौन सा? आरआरएनए, इनके निर्माण का प्रमुख स्थल है केंद्रिका। क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन आपने जान लिया है, क्रोमेटिन किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कौन सा? डीएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन हो सकता है या नॉन हिस्टोनल प्रोटीन भी हो सकता है, पाए जाते हैं। क्रोमेटिन कोशिका के विशेष अवस्था जिसमें वो विभाजन कर रही होती है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे गुणसूत्र कहते हैं। यही क्रोमेटिन क्या बनाती है? गुणसूत्र। तो जिस तरह से क्रोमेटिन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, वैसे ही गुणसूत्र भी किसका बना होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन का बना होता है, जिनके बारे में आपको क्लास 12 में डिटेल बताया जाएगा। अब प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये बिखरा हुआ जो धागा था अभी आपने देखा क्रोमेटिन, कोशिका विभाजन के समय यही बिखरा हुआ धागा कंडेंस होकर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ये है गुणसूत्र, ऐसी संरचना जिसे गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमोसोम। धागा ही है, क्रोमेटिन का धागा ही है जो एक क्या कहते हैं, कंडेंस होकर एक संरचना बना ले रहा है एक्स शेप, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र की बात करें, अगर हम मानव में देखें तो मानव में जो डीएनए होता है, इस तरह से डीएनए जो केंद्रक में फैला हुआ होता है, वो लगभग 2 मीटर होता है। 2 मीटर लंबा होता है एक कोशिका में। तो सोचो अगर शरीर की पूरी कोशिका के डीएनए की माप अगर नापा जाए तो कितना होगा? असंख्य कोशिकाएं हैं, इतने ही दूर में लाखों कोशिका होंगी, लाखों कोशिका। अगर एक कोशिका में 2 मीटर लंबा डीएनए है तो 1 लाख कोशिका में कितना मीटर डीएनए होगा? 2 लाख मीटर डीएनए होगा। सिर्फ इतने में 2 लाख मीटर। पूरे शरीर की अगर कोशिका के डीएनए की लंबाई नाप लो तो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा डीएनए कि यहाँ से सूर्य के 7 चक्कर लगा लोगे, इतना लंबा हो जाएगा वो धागा। डीएनए इतना लंबा होता है। तो मानव में जो डीएनए होता है वो 2 मीटर होता है, जो कंडेंस होकर गुणसूत्र विभाजन के समय कंडेंस होकर मानव में यही जो 2 मीटर का डीएनए है वो 46 गुणसूत्र बनाता है। 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी जिसे कहते हैं, गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्र की एक संरचना की बात करें तो गुणसूत्र जहाँ पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी गुणसूत्र का प्राथमिक संकीर्णन जहाँ पर ये आपस में ऐसे जुड़े हैं, देखो ये जो संरचना है, इस संरचना को कहा जाता है गुणसूत्र बिंदु। इस संरचना को कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। इस गुणसूत्र बिंदु पर कुछ ऐसे डिस्क के समान संरचना पाई जाती है, डिस्क के समान संरचना पाई जाती है। इसे काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ये सब कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, जो आपको आगे बताया जाएगा। तो गुणसूत्र में जो प्राथमिक संकीर्णन होता है, जिसमें ये भुजाएं, ये सब भुजाएं हैं, जो भुजाएं हैं वो आपस में जहाँ पर जुड़ती हैं वो प्राथमिक संकीर्णन कहलाता है, जिसे हम गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं, और इसे कहते हैं काइनेटोकोर। अब गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है तो ये डिपेंड करता है
गुणसूत्र बिंदु पर कि गुणसूत्र बिंदु कहाँ है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार का होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, यानी मध्य केंद्रीय, उप मध्य केंद्रीय, अग्र केंद्रीय और अंत केंद्रीय। आइए अब हम दिखाते हैं आपको इन सभी की संरचना को 3D फिगर में। ये देखिए, यह है केंद्रक, जिसके बारे में आपको पहले बता दिया गया। ये भी एक केंद्रक है, ये भी एक केंद्रक है। ये थोड़ा सा हाईली स्ट्रक्चर्ड है, इनमें थोड़ा डिटेल चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप इनको देखो, केंद्रक को आपने क्या जाना, केंद्रक दोहरी कलायुक्त कोशिकांग है। एक कला ये है, दूसरी कला ये है। दोहरी कलायुक्त संरचना है, कोशिकांग नहीं, संरचना है। केंद्रक के अंदर गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, एक या एक से अधिक, जिसे न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन से बनी विस्तृत जाल पाई जाती हैं, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है क्रोमैटिन, जो बाद में कोशिका विभाजन के समय कंडेंस होकर गुणसूत्र बना लेती हैं। मैंने आपको बताया कि जो बाहरी झिल्ली है और भीतरी झिल्ली, उनके बीच में स्पेस होता है। इस स्पेस को क्या कहते हैं? परिकेंद्रकीय अवकाश, परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस याद करिए। केंद्रक आवरण के बीच में जो स्थान होता है, ये स्थान, केंद्रक आवरण के बीच में ये जो स्थान आप देख रहे हो, इस स्थान को, ये जो स्थान है खाली स्थान, इस खाली स्थान को क्या कहा जाता है? परिकेंद्रकीय अवकाश, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जिसकी मोटाई 10 से 50 नैनोमीटर तक की हो सकती है। इन्हीं केंद्रक झिल्लियों से बनता है क्या? न्यूक्लियर पोर, यानी केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर किससे बनता है? तो क्या बताओगे? भीतरी और बाहरी झिल्ली से बनता है। क्या काम होता है केंद्रक छिद्र का? तो कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थों का आवागमन इसी से होता है। आरएनए, प्रोटीन, इन सभी का आवागमन होता है इनसे। और आपने क्या जाना? जो बाहरी सतह होती है वो किससे जुड़ी होती है? केंद्रक का बाहरी सतह जुड़ा होता है, केंद्रक का बाहरी सतह जुड़ा होता है, केंद्रक का बाहरी सतह जुड़ा होता है किससे? अंतःप्रदव्य जालिका से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका। तो केंद्र का बाहरी सतह अंतःप्रदव्य जालिका से जुड़ा होता है। इनमें देख लो कुछ खास बातें। तो ये तो आपने पढ़ लिया, केंद्रक आवरण 2 होती हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी और आंतरिक, बाहरी और आंतरिक के बीच में स्थान होता है, जिसे क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस, यानी परिकेंद्रकीय अवकाश। इसके अंदर एक या एक से अधिक गोलाकार संरचना होती है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इनके चारों तरफ अगर आप देखो तो जो द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कोशिका वाली संरचना, थोड़ा सा पहले, या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में ही बताया था कि जो क्रोमैटिन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन और एक होता है यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन गाढ़ा होता है, गाढ़े रंग का दिखाई देता है। यूक्रोमैटिन हल्का होता है, हल्के रंग का दिखाई देता है। ठीक है, जो हल्का है वो ये। अगर हम बात करें अंतःप्रदव्य जालिका की, तो अंतःप्रदव्य जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं। उसी तरीके से इनके आवरण पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। बस तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी। केंद्र के बारे में कुछ छोटा उटा तो नहीं है, नहीं। चलिए अब गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र किससे बनती है? क्रोमैटिन से बनती हैं, और क्रोमैटिन से ही बनती हैं। क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय संगठित होकर, कंडेंस होकर एक्स शेप संरचना बनाती है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र की ये भुजाएं हैं, ये भुजा है, ये एक भुजा है। इनको और इनको तो कुछ नहीं, लेकिन इनको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। इनको और इनको क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। अगर हम बात करें तो अभी आपने जाना कि जो गुणसूत्र होती हैं, जहाँ पर ये मिलती हैं, उस संकीर्णन को क्या कहते हैं? उस संकीर्णन को गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। और गुणसूत्र बिंदु पर डिस्क समान संरचना पाई जाती है। देखिए, डिस्क समान संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। गुणसूत्र बिंदु के स्थिति के आधार पर
गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक है मेटासेंट्रिक, जिसे कहा जाता है मध्य केंद्री। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक यानी उप केंद्री। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक यानी अग्र केंद्री। और चौथा है टीलोसेंट्रिक यानी अंत केंद्री। अब देखो, जो मध्य केंद्री होता है उसकी पहचान क्या है? पहचान ही आपसे पूछा जाता है, आपसे कहेंगे कि उस गुणसूत्र का नाम बताइए जिसमें गुणसूत्र बिंदु एकदम बीचों बीच होता है। तो जब गुणसूत्र बिंदु एकदम बीचों बीच हो, जिसमें दोनों की भुजाएं समान लंबाई की हों, तब इस प्रकार के गुणसूत्र को मध्य केंद्री मेटासेंट्रिक कहते हैं। हमेशा इंग्लिश ही याद करना, क्योंकि ऐसे भी देते हैं, मेटासेंट्रिक ऐसे लिख कर दे देंगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, तो आंसर मेटासेंट्रिक होगा। जब गुणसूत्र बिंदु एकदम बीचों बीच केंद्र में होते हैं तब इसे मध्य केंद्री मेटासेंट्रिक कहते हैं। जब गुणसूत्र बिंदु मध्य केंद्र से थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर, तब इसे उप केंद्री सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। यानी गुणसूत्र बिंदु मध्य से थोड़ा सा हटकर हो। शब्दों पर ही खेल है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब गुणसूत्र बिंदु के मध्य से थोड़ा सा हटकर हो तब उप केंद्री। जब गुणसूत्र बिंदु एकदम किनारे पर हो, किसी एक कोने पर हो, तब उसे हम अग्र केंद्री एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। और जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के एकदम शीर्ष पर हो तब इसे हम टीलोसेंट्रिक या अंत केंद्री कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। पहला तो ये हो गया कि अगर गुणसूत्र बिंदु एकदम केंद्र में है तब तो मध्य केंद्री, केंद्र से थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा शब्द अगर लगा तब ये उप केंद्री। अगर कहें कि गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के एकदम किनारे पर हो, जिसके कारण एक भुजा अत्यंत छोटी और दूसरी अत्यंत बड़ी हो, तब उसे हम अग्र बिंदु कहते हैं, अग्र केंद्र कहते हैं। और अगर आपसे सिर्फ ऐसे पूछा जाए कि गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के एकदम शीर्ष पर है, तब छोटे बड़े की बात ना हो, शीर्ष पर हो, तब इसे हम कहेंगे अंत केंद्री। बस ये था आपका केंद्रक और गुणसूत्र की संरचना के बारे में। अब इतने पॉइंट आप लिख डालें। हेडिंग डालेंगे केंद्रक, न्यूक्लियस। इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व ही की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित होते हैं उन्हें क्रोमैटिन नाम दिया। क्रोमैटिन नाम दिया। उसके बाद लिखेंगे अंतरावस्था काल में यानी इंटरफेज में केंद्रक अत्यधिक फैली होती है, फैली हुई होती है, जिसमें विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन यानी न्यूक्लियोप्रोटीन का जाल होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। देखेंगे इसमें एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं होती हैं। गोलाकार
संरचनाएं होती हैं जिसे केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर लिखेंगे कि केंद्रक में दो आवरण, बाहरी व भीतरी होता है, जिसके बीच खाली स्थान 10 से 50 नैनोमीटर तक का हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? परिकेंद्रकीय अवकाश यानी पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। फिर लिखेंगे केंद्रक आवरण केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। लिखेंगे बाह्य आवरण सामान्यतया किससे जुड़ा होता है? अंतःप्रदव्य जालिका। सामान्यतया अंतःप्रदव्य जालिका से जुड़ा होता है। और इस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइबोसोम केंद्र के किस आवरण पर पाया जाता है? तो बताओगे बाहरी आवरण पाया जाता है राइबोसोम। बाहरी आवरण किससे जुड़ा होता है? अंतःप्रदव्य जालिका से जुड़ा होता है। लिखेंगे केंद्रक आवरण पर कई छिद्र होते हैं, जिसे केंद्रक छिद्र न्यूक्लियर पोर कहते हैं। यह केंद्रक झिल्लियों के संगलन से बनता है। केंद्रक झिल्लियों के संगलन यानी आपस में मिलने से, संगलन से बनता है। लिखेंगे केंद्रक झिल्ली का कार्य। तो केंद्रक झिल्ली से होकर आरएनए, प्रोटीन व अन्य अणु कोशिका द्रव्य से केंद्रक में व केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जाते हैं। ठीक। अब लिखेंगे कि साधारणतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। परंतु कुछ कोशिकाओं जैसे कौन कौन से बताए थे? अस्थिशोषक यानी ऑस्टियोक्लास्ट, यकृत कोशिका यानी हिपैटोसाइट,
व कंकाली पेशी कोशिका, कंकाली पेशी कोशिका यानी स्केलेटल मसल सेल में एक से अधिक केंद्रक होता है। ऐसे कोशिका को क्या कहते हैं? ऐसे कोशिका को बहुकेंद्रकीय कोशिका, बहुकेंद्रकीय कोशिका यानी मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहते हैं। ठीक। अब कुछ ऐसी भी परिपक्व कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता, जैसे लिखेंगे कुछ परिपक्व कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे स्तनधारियों के यानी मैमल्स के एरिथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कणिका, आरबीसी में व संवहनी पादपों यानी वैस्कुलर प्लांट संवहनी पादपों के चालनीय नलिका कोशिकाओं में, चालनीय नलिका कोशिका यानी सीव ट्यूब सेल्स में, ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता। कई बार पूछा गया है ये, याद रखने ना, परिपक्व आरबीसी, इस बात को मत भूलना, परिपक्व कोशिका में, वो चाहे आरबीसी हो चाहे सीव ट्यूब सेल्स हो, परिपक्व में नहीं पाई जाती केंद्रक। नेक्स्ट लिखेंगे कि अब हम केंद्रिका के बारे में बात करेंगे। केंद्रिका यानी न्यूक्लियस कैसी होती है? गोलाकार संरचनाएं होती हैं, एक से अधिक पाई जा सकती हैं। देखेंगे केंद्रक वह झिल्ली रहित संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक द्रव्य के सतत संपर्क में होता है, सतत संपर्क में होता है। केंद्रिका की बात करें तो अभी आपने पढ़ा है कि केंद्रिका सक्रिय राइबोसोमल आरएनए के निर्माण का स्थल है। तो लिखेंगे ये बात, केंद्रिका सक्रिय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइबोसोमल आरएनए के निर्माण का प्रमुख स्थल है। वे कोशिकाएं जिनमें सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी अत्यधिक प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है, वहाँ पर केंद्रिका बड़ी और एक से अधिक पाई जाती हैं। तो लिखेंगे वे कोशिकाएं जिनमें अत्यधिक सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण होता है, सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण होता है, उनमें केंद्रिका बड़ी व एक से अधिक होती हैं। तो इस बात को ध्यान रख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिसमें प्रोटीन संश्लेषण ज़्यादा होता है वहाँ पर केंद्रिका कैसी होती है, छोटी या बड़ी? तो बताओगे बड़ी और एक से अधिक होती है। अब हम बात करें क्रोमैटिन के बारे में। तो क्रोमैटिन के बारे में लिखेंगे कि केंद्रक में ढीली ढाली न्यूक्लियोप्रोटीन से बनी
क्रोमैटिन पाई जाती है। लिखेंगे क्रोमैटिन डीएनए व क्षारीय प्रोटीन से। अब देखो कहे हैं ना न्यूक्लियो प्रोटीन, तो न्यूक्लियो में न्यूक्लिक एसिड, कौन सा, डीएनए, प्रोटीन में क्षारीय प्रोटीन, यानी क्रोमैटिन डीएनए व क्षारीय प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जिसमें जो क्षारीय प्रोटीन होता है वो हिस्टोन है, जिसमें क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन है व इसमें अन्य गैर हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। अन्य गैर हिस्टोन प्रोटीन व आरएनए भी पाया जाता है। लिखेंगे अन्य गैर हिस्टोन प्रोटीन व आरएनए भी पाया जाता है। अब लिखेंगे कि मानव में 2 मीटर लंबा डीएनए 46 गुणसूत्र बनाता है। 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्र की संरचना की बात करें, हड्डी डाल के लिखेंगे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? क्रोमैटिन से ही बनते हैं। तो लिखेंगे कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन अत्यधिक संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्र में क्या होता है? तो लिखेंगे प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन होता है जिसे गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर कहते हैं। इस पर बिंब के आकार यानी डिस्क शेप, बिंब के आकार का संरचना होता है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर। बस। अब गुणसूत्र के प्रकार लिखेंगे। गुणसूत्र के प्रकार तो किसके आधार पर? गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र निम्न प्रकार के होते हैं। पहला मध्य केंद्री यानी मेटासेंट्रिक। तो लिखेंगे कि जब गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है, जिससे गुणसूत्र की भुजा की लंबाई बराबर हो। ठीक
ठीक है, तब उसे हम कहेंगे मध्य केंद्री। दूसरा उपमध्य केंद्री यानी सब मेटासेंट्रिक। जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा हटकर हों, फिगर दिया गया बना लीजिएगा, जिससे एक भुजा छोटी व दूसरी भुजा बड़ी होती है। ठीक, तब उसे हम उपमध्य केंद्री कहेंगे। तीसरा अग्र केंद्री यानी एक्रोसेंट्रिक। इसमें लिखेंगे जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के काफी किनारे हो, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा अत्यंत बड़ी होती है, तब हम इसे अग्र केंद्री कहते हैं। चौथा अंत केंद्री यानी टीलोसेंट्रिक। जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है, लिखेंगे गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है। बस ये हो गया संपूर्ण बातें केंद्रक और गुणसूत्र के बारे में। आखिरी टॉपिक है वो है सूक्ष्म काय क्या होता है। माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडीज जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। छोटी छोटी माइन्यूट वेसिकल है, थैलियाँ हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। बस इतना ही आपको पढ़ना है। तो इसके बारे में भी एक लाइन लिख लीजिए कि पादप व जंतु कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सूक्ष्म थैलियाँ यानी माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम लिख लीजिए। बस ये अध्याय पूरी तरीके से आपका समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केंद्रक और गुणसूत्र के प्रकार से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके एक एक लाइन मैंने लिखवा दिया कि एक लाइन में आप याद कर लेना, आप आंसर ले जाओगे। अब इसके बाद आपका अध्याय आता है जैविक अणु, बायोमॉलिक्यूल्स, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। धन्यवाद।